सभी स्टूडेंट का ओजोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी। पिछली क्लास में हमने ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा। कौन निकाय के कितने प्रकार होते हैं, निकाय के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से फलन हैं, कौन कौन सी पथफलन राशियां हैं, कौन कौन सी अवस्था फलन राशियां हैं, पथफलन राशि और अवस्था फलन राशि में क्या अंतर होता है, इसके बारे में पढ़ा हमने। और उम्मीद है कि आपने यहाँ तक सभी ने पढ़ लिया होगा, अच्छे से कवर कर लिया होगा। उसी के अगले जब हमने कल अवस्था फलन और पथफलन राशियाँ पढ़ी, निकाय के गुण पढ़े, निकाय के प्रकार पढ़े, एक दो क्वेश्चन करते हैं। सभी अपना आंसर जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन लिखिए, किसी चक्रीय प्रक्रम के दौरान, किसी साइक्लिक प्रोसेस बोले तो चक्रीय प्रक्रम के दौरान अवस्था फलन राशियां बोले तो अवस्था फलन राशियां बोले तो ऊष्मागतिकी की ऐसी राशियां जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, उनमें परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन होगा। ये पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये कोई चक्रीय प्रक्रम है, ये प्रारंभिक बिंदु है। यहां से कोई प्रक्रम अगर स्टार्ट होगा तो अंतिम बिंदु भी इस प्रक्रम के लिए यही होगा। तो चक्रीय प्रक्रम में जो प्रारंभिक बिंदु होता है, जहां से प्रक्रम स्टार्ट होता है, वापस अंतिम बिंदु भी यही होता है। जहां से प्रारंभ हुआ वही अंत होगा। इसका मतलब जैसे इस बिंदु को मैंने ए मान लिया। किसी भी अवस्था फलन राशि बोले तो आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, गिब्स की मुक्त ऊर्जा और एंट्रोपी। कल पढ़ा था हमने अवस्था फलन राशियां कौन कौन सी होती है। अब जैसे किसी में एक में परिवर्तन ज्ञात कर लो। परिवर्तन हमेशा क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम भी बिंदु यही है, प्रारंभिक भी यही है, तो दोनों जगह आंतरिक ऊर्जा का मान ई है। इसका मतलब परिवर्तन कितना आया, 0। इसका मतलब यहां से एक चीज सीखने को मिली कि ऐसी ऊष्मागतिक राशियां जो अवस्था फलन होती है, उनमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है। और अवस्था फलन राशियों में यही बोला गया था कि ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है। यहाँ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, इसलिए अवस्था फलन राशियों में जो परिवर्तन आता है वो कितना आता है, 0। इसका मतलब अवस्था फलन राशियों में चक्रीय प्रक्रम के दौरान जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 0। सभी लिखिए इसको और याद भी रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पथफलन राशि है, पथफलन राशि है। पहला ऊष्मा, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य प्लस ऊष्मा और चौथा ए व बी दोनों। कल हमने पढ़ा था ये कोई बिंदु जिसका प्रक्रम ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी तक जा रहा है, ये कोई अलग रास्ता है, ये कोई अलग प्रक्रम है, दोनों के पथ अलग अलग है, तो पथ फलन राशियां भी अलग अलग होगी। इस पथ को नाम फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। और जो पथ पर निर्भर करने वाली राशि एक तो ऊष्मा थी और एक कार्य था, तो आंसर जाएगा ए व बी दोनों। अगर इन दोनों का योग क्यों नहीं है, नहीं, इन दोनों का योग आज की क्लास अपनी यही है। आज की क्लास में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे। ऊष्मा और कार्य इन दोनों का योग होता है डेल ई। इसका मतलब ये तो अवस्था फलन राशि है, कार्य और ऊष्मा का योग तो एक अवस्था फलन राशि को प्रदर्शित करता है। जबकि मैंने पूछा है पथ फलन राशि कौन सी है, इसका मतलब Q प्लस W तो डेल ई है। इसका मतलब आंसर होगा ए व बी दोनों। आज की अपनी हेडिंग है फ्लोट, बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोले तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये नियम क्यों पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले सभी सामने देखिए, कोई भी निकाय है, उस निकाय में कोई पदार्थ भरा हुआ है, मानो कि कोई गैस भरी हुई है,
या तो इस निकाय में ऊष्मा अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, या निकाय खुद कार्य कर रहा है या बाहर से कार्य किया जा रहा है, या ताप बढ़ रहा है या ताप घट रहा है। तो मान लीजिए इस निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो डेली है। इस निकाय को अगर ऊष्मा बाहर से दी जा रही है वो क्यों है, उसको हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। अगर निकाय से ऊष्मा बाहर निकल रही है बोले तो अगर उत्सर्जित हो रही है तो ऐसी ऊष्मा को नेगेटिव लिखा जाएगा। ये उत्सर्जित ऊष्मा है, इसको हमेशा नेगेटिव लिखा जाएगा। अगर बाहर से ऊष्मा अवशोषित हो रही है उसको हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा। अगर निकाय पर बाहर से कार्य किया जा रहा है, बाह्य कार्य हो रहा है, तो निकाय लगातार संकुचन हो रहा है और संकुचन के दौरान जो भी अपना कार्य आता है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन यदि निकाय खुद कार्य करे, बाहर की तरफ दाब लगाए, आयतन बढ़े बोले तो प्रसार हो, निकाय खुद कार्य करे और प्रसार का कार्य हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। प्रसार का कार्य हमेशा नेगेटिव आता है, ये कार्य है। ये नियम क्या कहता है, किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उस निकाय को दी गई ऊष्मा और उस निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इसका मतलब इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस निकाय को कितनी ऊष्मा दी जा रही है और इस निकाय पर कितना कार्य किया जा रहा है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसी समीकरण को बोला जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण। ये आंतरिक ऊर्जा में किसी निकाय में कितना परिवर्तन होता है इसको बताता है। एक बात, संकुचन का कार्य हमेशा पॉजिटिव, जो प्रसार का कार्य हमेशा नेगेटिव। दी गई ऊष्मा हमेशा प्लस में और उत्सर्जित ऊष्मा हमेशा माइनस में लेनी है। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम का जो समीकरण आया है वो आया है डेली बराबर Q प्लस W। सबसे पहले यहां से जो भी न्यूमेरिकल आता है उसमें एक ही चीज, साइन का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। साइन का कैसे, अगर ऊष्मा के बारे में बोले, अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो हमेशा पॉजिटिव लेना, ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो हमेशा पॉजिटिव लेना। अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो हमेशा नेगेटिव लेना। और ऐसे ही कार्य, अगर निकाय में प्रसार हो रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है, उस कार्य को हमेशा नेगेटिव लेना है। अगर निकाय में संकुचन हो रहा है, बाहर से कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब ऐसे कार्य को पॉजिटिव लेना है। ऐसे ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये केवल ताप पर निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा ऐसी ऊष्मागतिक राशि है जो केवल ताप पर निर्भर है। अब देखो, जो राशि ताप पर निर्भर करती है, इसका मतलब अगर आप ताप बढ़ाओगे आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, इसका मतलब अंतिम ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पॉजिटिव होगा। अगर ताप घटाया जा रहा है आंतरिक ऊर्जा घटेगी, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसा आया, नेगेटिव। इसका मतलब ऊष्मागतिकी के अगर प्रथम समीकरण से आपको एग्जाम क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले तो समीकरण में किस किस की जानकारी दी हुई होनी चाहिए। तीनों में से किसी दो की दे देगा और एक की पूछ लेगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा और कार्य। लिखो फटाफट एक बार। इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले एक चिन्ह का, साइन का ध्यान रखना होता है। एक तीनों भौतिक राशि का जो यूनिट है, वीमा है, वो एक समान होनी चाहिए। ये कैलोरी में है तो ये दोनों भी कैलोरी में होने चाहिए, ये जूल में है तो ये दोनों भी जूल में होने चाहिए, या तो तीनों कैलोरी में होने चाहिए या जूल में होने चाहिए। तो यहां लिख लो, इनकी मात्रक या वीमा एक समान लेनी है। मात्रक या वीमा तीनों की एक समान होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला बोल देगा किसी निकाय में अवशोषित ऊष्मा 15 कैलोरी है। अवशोषित का मतलब, अगला बोलेगा अवशोषित, इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि चिन्ह कैसा लेना है। दूसरा बोलेगा निकाय पर किया गया कार्य 5 कैलोरी है। अब निकाय पर कार्य बोल रहा है, मतलब बाहर से कार्य किया जा रहा है, और बाहर से किया गया कार्य कैसा होता है, संकुचन का, और संकुचन का कार्य हमेशा पॉजिटिव और अवशोषित ऊष्मा भी हमेशा पॉजिटिव। पूछेगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताओ। हमें पता है दो राशियां दे रखी, एक पूछी है डेली बराबर Q प्लस W। अवशोषित ऊष्मा प्लस की 15, कार्य भी प्लस का 5, कितना आ गया 20। आंसर कैलोरी में है तो ये कैलोरी में आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये पहला स्टेप है क्वेश्चन का कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है।
अगला बोल दे निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दे रखा हो 20 जूल, बोल रहा हो अवशोषित ऊष्मा है वो 5 कैलोरी है, ये अवशोषित पूछ रहा है या दे रखी है। अगले ने पूछ रहा है कार्य की गणना करो। सबसे पहले डेली बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 20 दे रखा है, ऊष्मा 5। अब ये जूल में ये कैलोरी में, इसको भी जूल में बदलना पड़ेगा। पिछली क्लास में बताया था 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, या इसको लगभग 4.2 जूल लिख लो। इसका मतलब यहां कैलोरी की जगह आपको जूल रखना पड़ेगा, ऊष्मा अवशोषित है तो आगे प्लस लगाना पड़ेगा, और ये 4.2 प्लस कार्य तो अगला पूछा ही है 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, तो प्लस का 21 आ गया, और ये डब्ल्यू है, ये जाएगा इधर 21, ये माइनस का बन जाएगा -1 आ गया। आंसर आया जूल में। माइनस आने का मतलब है क्या हो रहा है, उसमें प्रसार हो रहा है, क्योंकि प्रसार का कार्य कैसा आता है, नेगेटिव। इस क्वेश्चन से एक ही चीज सीखनी है कि तीनों की यूनिट एक समान होनी चाहिए। अगला हो सकता है वो इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दे डेली बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, अंतर हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। वो इन दोनों में से किसी एक की जानकारी दे दे, एक की पूछ ले, और इन दोनों की जानकारी दे रखी हो, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इधर भी उष्मा है, इधर भी उष्मा है, कार्य उष्मा और ऊर्जा तीनों एक ही रूप है। इसका मतलब जितनी निकाय में परिवर्तन के पहले उष्मा थी उतनी उष्मा में परिवर्तन बाद में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उष्मा गतिकी का प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यहां उष्मा संरक्षित रहती है, इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब उष्मा गतिकी में एक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है, उस दौरान कौन कौन सी राशियां कांस्टेंट होती है, नियत रहती है, स्थिर रहती है, इसके आधार पर कौन कौन से उष्मागतिक प्रक्रम होते हैं, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगला अपना वीडियो यही होगा, उष्मागतिक प्रक्रम। आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी, आप बहुत अच्छी मुकाम हासिल करोगे। आज के लिए धन्यवाद।